अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं सुबह की सोच। मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मेरे साथ हैं हसनैन लियाकत। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आपको कहेंगे आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। लेकिन वैसे रमजान में तुम्हारी मुलाकात होती रही है। रमजान में भी मुलाकात हुई, हाँ। ईद शोज में भी मुलाकात हुई। लॉन्ग गजल ने इस वजह से कहा कि सुबह की सोच में क्योंकि आपको आज खुशामदीद कहते हैं। इसमें हम सियासत की बात करेंगे, क्रिकेट की बात करेंगे और जो मुल्क के ऐसे सितारे हैं जो कि आपको किसी और प्लेटफॉर्म्स पे नजर नहीं आते नॉर्मली करंट अफेयर के शोज में, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाते और ये सिलसिला जारी रहेगा। कैसी गुजरी आपकी? ऐसे ये ईद मेरी बहुत अच्छी गुजरी, आपकी कैसी गुजरी? बहुत ही अच्छी, बहुत बेहतरीन, उम्मीद ठंडी। हाँ, ठंडी मौसम बहुत अच्छा था। वैसे ओवरऑल कल थोड़ी सी मुझे गर्मी लगी ईद के तीसरे दिन, लेकिन ये था कि ओवरऑल मौसम बहुत अच्छा था। और मरी का तो वैसे ही बहुत खूबसूरत और हसीन मौसम होता है। ठंड चल रही है और इस वक्त वो आप क्या कह सकते हैं कि स्वेटर अभी मैं गाड़ी में उतार के आया हूँ। अच्छा, हाँ एग्जैक्टली। अच्छा, इससे पहले कि हम शॉर्ट स्टोरीज की तरफ बढ़े गजल, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं। एक तो क्रिकेट की बात हमारे शो में लाजमी होती है, क्रिकेट के ऊपर हम आगे सेगमेंट भी करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारी टीम मौजूद है न्यूजीलैंड में, जहाँ पे बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान भी पाकिस्तान टीम के साथ मौजूद है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाबर और रिजवान जब पाकिस्तान टीम के साथ मौजूद नहीं थे तो क्या कहा जा रहा था कि हमारी टीम इसी वजह से हार रही है। लेकिन अब बाबर भी मौजूद है, रिजवान भी मौजूद है। फिर भी हार रहे हैं कि 32-40 पे पाकिस्तान के 5 खिलाड़ी आउट थे और उसके बाद नसीम शाह और फहीम अशरफ की जानिब से कुछ ऐसी बल्लेबाजी देखने को मिली कि हम हारे तो जरूर, लेकिन थोड़ा सा इज्जत से जो हार होती है ना वो हमें मिली है। सो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान टीम का जो हार का सिलसिला है वो खत्म नहीं हो रहा। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भी देख लें, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद भी देख लें। न्यूजीलैंड की बी टीम, न्यूजीलैंड के बच्चे हमें मार रहे हैं इस न्यूजीलैंड की टीम में। हो रही है, कह रहे हैं कि छोटी टीमों में शुमार करें पाकिस्तान को। और देखें ना, न्यूजीलैंड के कोई बड़े सुपरस्टार नहीं खेल रहे, केन विलियमसन नहीं खेल रहे, फिलिप्स नहीं खेल रहे और बहुत सारे सेंटनर नहीं खेल रहे। हमारे जो है वो किंग खेल रहे हैं, हमारे किंग्स खेल रहे हैं, प्रिंसेस खेल रहे हैं, ब्रेडमैन खेल रहे हैं, ईगल्स खेल रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट नहीं आ रहा है। इसके हवाले से हम आगे जाके प्रोग्राम में भी बात करेंगे। अच्छा गजल, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि मुझे ये बताइए कि हमारे यहाँ कल से खबर गर्दिश कर रही है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब कौम को कुछ बड़ी खुशखबरी देंगे। वो क्या खुशखबरी देने वाले? मुझे लगता है कि आपके पास कोई इनसाइड स्टोरी है। इनसाइड स्टोरी ये है, रिसोर्सेज की जानिब से जो खबरें आ रही हैं सामने, वो ये है कि आज कौम से खिताब किया जाएगा। पीएम हमारे करेंगे खिताब और वो खुशखबरी कोई भी हो सकती है, अहम फैसले किए जाएंगे। इसके साथ साथ अब कुछ भी खुशखबरी हो सकती है, वो कौन सी हो सकती है ये सब कुछ आपने खुद गेस करना है। बिजली की कीमतों में कमी हो सकती है, सरप्राइज देने का ऐलान किया जाएगा आज, इस वक्त जरा ये बता रहे हैं। और आज जिस टाइम भी खिताब होगा सबने जो है ना गौर लगाकर सुनना है कि पीएम ने हमें कौन सी खुशखबरी आज देनी है। जिस तरह की खबरें आ रही हैं या गजल जिस तरह बता रही है ना, मुझे लगता है कि कहीं आवाम के साथ प्रैंक ना हो जाए। नहीं, कोई प्रैंक नहीं होगा, ये मैं आपको बता दूं। प्रैंक आज कोई नहीं होगा। सोशल इश्यूज के हवाले से कुछ अहम फैसले किए जाएंगे, रिफॉर्म्स जो हमारी हो रही हैं। इसके साथ साथ बिजली की कीमतों में कहा जा रहा है कि कमी का ऐलान मुतवक्किल है आज। अल्लाह गजल की जुबान को मुबारक करे। अगर आज प्रैंक हो गया तो ये क्लिप मेरे पास मौजूद है, इंशाल्लाह कल इसको हम प्ले करेंगे। खवातीन अब आगे बढ़ते हैं और शॉर्ट स्टोरीज की तरफ बढ़ते हैं। गजल, आप आइसक्रीम तो खाती होंगी? बिल्कुल, आज मैंने ईद पे भी बहुत खाई इस दफा। आइसक्रीम ईद पे भी खाई है। आपकी आइसक्रीम की कीमत क्या होती है वैसे? कितनी सबसे अच्छी भी हो तो 200, 250, 300, 1000 रुपए की हो जाएगी। इतनी होगी, 1000 भी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। नॉर्मल की अगर बात करें जो मतलब सब लोग खाते हैं, जो पसंद करते हैं, वनीला, मैंगो, जो इस तरह के फ्लेवर्स होते हैं, वो तो 300, 350 से ऊपर नहीं होते। बिल्कुल ऐसे है। लेकिन आज मैं ऐसी आइसक्रीम के हवाले से आपको बताऊंगा जो दुनिया भर में सबकी पसंदीदा तो है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि दुनिया में एक ऐसी आइसक्रीम भी है जो इतनी महंगी हो चुकी है कि आम आदमी के लिए खरीदना नामुमकिन सा लगता है। अच्छा। जापान के एक आइसक्रीम पार्लर ने दुनिया की सबसे महंगी आइसक्रीम बनाई जिसकी कीमत तकरीबन 19 लाख रुपए है। 19 लाख? यस। और ये कोई आम आइसक्रीम नहीं है, बल्कि ये खास तौर पर बनाई गई, खास लोगों के लिए तैयार की गई, वही मैं आपको बता रहा हूँ। जो इसके अंदर कुछ लग्जरी और इंफरादियत के जो शौकीन अफराद हैं उनके लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स डाले गए। और इस आइसक्रीम में ऐसे नायाब अज्जा शामिल किए गए जिन्हें दुनिया के महंगे तरीन अज्जा में शामिल किया जाता है। मिसाल के तौर पे इसमें ज़ाफ़रान के साथ तैयार करदा नीला कीमती ट्रफल्स और सबसे हैरत अंगेज चीज खाने के काबिल खालिस सोने के पत्ते शामिल किए गए हैं। सोना भी इसमें शामिल है लेकिन खाने के जो काबिल होते हैं। ठीक है, इस आइसक्रीम को मजीद मुनफरिद बनाने के लिए एक ऐसे कटोरे में पेश किया जाता है जो कीमती हीरे से मुज़य्यन होता है। अच्छा, फिर तो इसकी जो है ना वो 19 लाख कीमत समझ भी आती है। इस वक्त स्क्रीन पर आप देख सकते हैं और ये सुनकर शायद पीपल में भी अमेज्ड, मतलब बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाए। लेकिन लोगों को जो है ये देखना चाहिए कि आइसक्रीम में सोना है
और जिस समय बिल्कुल एग्जैक्टली, तो इसलिए भी इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। और प्याला बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, कटोरा जो इसकी हसनैन ने बात की है। और आइसक्रीम जो है ना, हम सब ये सोचते हैं कि हम इतनी महंगी क्यों खरीदेंगे, लेकिन जब इस तरह की आइसक्रीम होगी तो दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो खाने पीने में भी इनफरादियत और ऐश व इशरत को ज़्यादा तरजीह देते हैं। और इस आइसक्रीम को बनाने का मकसद भी यही था कि ये एक ऐसा जो है ना एक्सपीरियंस बने जो दुनिया में किसी और को नसीब ना हुआ हो कभी। और आम लोग सिर्फ इस बारे में सुनकर हैरान हो सकते हैं, जैसे कि मैं भी आपके सामने हैरान हुई, लेकिन हकीकत ये है कि कुछ अफराद अपनी पसंद और लाइफस्टाइल के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं और ऐसी नायाब चीजों पर लाखों रुपए खर्च करने से नहीं घबराते। और यह आइसक्रीम एक अलामत थी कि खाने पीने में भी लग्जरी का एक नया मयार कायम हो चुका है, जहां जायके के साथ साथ स्टेटस भी जो है वो भी उसकी भी अहमियत है और इनफरादियत को भी तरजीह दी जाती है। इसलिए जो है वो इस तरह की आइसक्रीम है। मेरे ख्याल से लोगों को शायद इसके ऊपर 19 लाख रुपए खर्च नहीं करना चाहिए, वो हमें दे देना चाहिए। हम उनको 19 बरसों के लिए आइसक्रीम फ्री कर देंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है, क्योंकि आपको पता है कि आइसक्रीम तो ये है कि जब मूड हो, जैसे मैंने ईद पे बहुत ज्यादा खाई है इस दफा, लेकिन 19 लाख रुपए की आइसक्रीम खाने से पहले हर इंसान सोचेगा। सोचो। आगे बढ़ते हैं और आपको पता है कि जब भी आपको पता है हसनैन की कोई भी ऐसी कुदरती आफात जो होती हैं, जैसे पाकिस्तान में 2005 का जिलजिला आपको याद है, उसके आज तक 8 अक्टूबर 8 अक्टूबर 2005 नहीं 8 अक्टूबर 2005 था। तो आज तक आपको पता है कि वो याद किया जाता है। और दीगर भी हम जब मतलब छोटा सा भी सिलसिला है तो हमारी बिल्कुल माइंड में ये एक चीज़ क्लिक करती है। लेकिन आपको पता है कि हमेशा से जब जो कुदरती आफात होती हैं वो अपने पीछे ऐसी कहानियां छोड़ जाती हैं जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। और आज हम जिक्र कर रहे हैं म्यांमार के हवाले से, जहाँ पर अभी रिसेंट एक खौफनाक जिलजिला आया है जिसकी शिद्दत 7.7 थी और इस ज़िलज़िले ने हज़ारों घरों को मिट्टी का ढेर बना दिया। स्क्रीन पर पिक्चर्स आप देख सकते हैं कि कितना ये शदीद ज़िलज़िला था। सैकड़ों जिंदगियां निकल ली इस ज़िलज़िले ने और पूरे मुल्क में कोहराम बर्पा हो गया। लोग बहुत ज़्यादा खौफजदा होकर घरों से बाहर निकले और इसके साथ साथ सड़कों पर अफरा तफरी फैल गई। हर तरफ चीखों पुकार सुनाई दे रही थी। ऐसे में सबकी कोशिश, आपको पता है जब इस तरह से कोई भी इंसिडेंट होता है तो लोग अपनी जान बचाने के लिए ज़्यादा कोशिश होते हैं कि हाँ, लेकिन आपको मैं बताऊं कि ये स्टोरी शेयर करने का मकसद ये है कि ऐसे लोगों में कुछ लोग अपनी जान से ज्यादा दूसरों की हिफाजत को मुकद्दम रखते हैं। और म्यांमार के चाइल्ड केयर सेंटर्स में काम करने वाली जो नर्सें थी उन्होंने भी एक ऐसा ही कारनामा सर अंजाम दिया। इस ज़िलज़िले के दौरान गैर मामूली हिम्मत उन्होंने दिखाई और कुर्बानी का मुजाहरा किया। जब जमीन लरज रही थी, दीवारें गिर रही थी और हर कोई भागने की कोशिश कर रहा था और ये नर्सें जो हैं वो अपनी जगह खड़ी रही। उनके अपने सामने जो है मासूम बच्चे थे जो खौफजदा होकर चीख रहे थे, उनके चेहरे आंसुओं से भीगे हुए थे और वो कुछ समझने से कासिर थे। ज़ाहिर है इतना छोटा बच्चा क्या कर सकता है। और उनके साथ जो कुछ हो रहा था वो सब मतलब देख रहे थे, हर तरफ शोर हो रहा है। तो नर्सों ने इन बच्चों को अपनी बाहों में समेट लिया, उन्हें तसल्ली दी, उनका हौसला बढ़ाया और हर मुमकिन कोशिश की कि उन्हें किसी भी किस्म का नुकसान ना पहुंचे। बिल्कुल ऐसी है। अगर ये नर्सें गजल चाहती तो बाकी सब की तरह अपनी जान बचा के भाग सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने बच्चों के साथ वहां पे खड़े होके एक कुर्बानी का जो जज्बा था उसको भी उजागर किया, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो उन्हें उस वक्त छोड़ के चली गई तो ये बच्चे खौफ और अफरा तफरी में मजीद बेबस नजर आएंगे। और कई नर्सों ने अपनी जान को खतरे में डालकर बच्चों को गिरती हुई चीजों से बचाया, उनके लिए महफूज जगह तलाश की और इस वक्त तक उनके साथ रही जब तक इमदादी टीमें वहां पे पहुंच नहीं गई। और सोशल मीडिया पर इन बहादुर नर्सों के हवाले से बात की जाए तो उनकी कहानियां वायरल हो रही हैं और लोग उन्हें हीरो करार दे रहे हैं। ये सिर्फ एक वाकया नहीं बल्कि ये हमें ये सिखाता है कि हकीकी बहादुरी वो होती है जब इंसान अपनी हिफाजत के बजाय दूसरों के लिए खड़ा होता है। म्यांमार की इन नर्सों ने साबित किया कि जब दुनिया मुसीबत में हो तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार होते हैं और यही असल इंसानियत है और यही हकीकी कुर्बानी है। एग्जैक्टली बिल्कुल आपने ठीक कहा है। और जिस तरह से ये इस वक्त पिक्चर्स वैसे मैंने देखी, बहुत सी ऐसी विजुअल्स मैंने देखे जिसमें बहुत ज्यादा शदीद ज़िलज़िला था, जिस तरह बिल्डिंग्स वगैरह गिर रही थी और लोग जिस तरह से परेशान थे। लेकिन वैसे इनको हम क्या ही कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा अच्छा काम इन्होंने किया है कि बच्चों को संभाला है एटलीस्ट, चले और कुछ नहीं तो बच्चों के हवाले से जो उन्होंने काम किया है वो एक काबिले सताइश है। तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के साथ ही आपकी स्टोरी क्या है? बिल्कुल ऐसी है जी। आगे स्टोरी ये है कि आज हम बात करेंगे पंजाब पुलिस के हवाले से। अच्छा। पंजाब पुलिस में बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं जिनके हवाले से हम भी बात करते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी खबर जो ना सिर्फ पुलिस फोर्स में खवातीन की अहमियत को उजागर करती है बल्कि ये हमें ये बताती है कि मेहनत, लगन और अज़म का कोई भी मुताबादल नहीं हो सकता। पंजाब पुलिस के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आयशा भट्ट को हाल ही में बैनुल-अक़वामी एसोसिएशन ऑफ वुमेन पुलिस की जानिब से एक्सीलेंस इन परफॉर्मेंस अवार्ड 2025 से नवाजा गया। ये अवार्ड उन्हें उनकी गैर मामूली कारकर्दगी और पुलिस सर्विस में शानदार खिदमात पर
दिया गया है। आयशा भट्ट इस वक्त गुजरांवाला में सीटीओ के तौर पर काम कर रही हैं और आयशा भट्ट इससे पहले काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हो चुकी हैं। डिफरेंट इश्यूज़ के हवाले से भी वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देती है और उनकी ये मेहनत और लगन, उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान का नाम रोशन किया, अपनी फैमिली का नाम रोशन किया और आलमी सतह पर पाकिस्तान में जो खवातीन के हवाले से बात होती है कि पाकिस्तान में खवातीन को उनके हुकूक नहीं मिलते, उस हवाले से भी आयशा भट्ट को ये अवार्ड मिलना इस बात की गमाजी है कि पाकिस्तान में खवातीन को बराबरी के हुकूक मिलते हैं और पाकिस्तान में खवातीन दिन ब दिन तरक्की कर रही हैं। एग्जैक्टली आपने बहुत अच्छी बात की है कि खवातीन को बराबरी के हुकूक, क्योंकि आपको पता है कि इससे पहले हम अपने ही शो में बहुत सारी चीज़ें ऐसे शेयर कर चुके हैं या फिर हम आए रोज न्यूज़ में भी देखते हैं जिस तरह से खवातीन के साथ, यानी आपको याद होगा कि एक हमने रिपोर्ट भी शेयर की थी जिसमें खवातीन को जिस तरह से टॉर्चर किया जाता है या फिर एक बड़ी तादाद थी खवातीन की जिनके साथ अच्छा सलूक नहीं होता है। लेकिन आयशा भट्ट ने बहुत अच्छा कारनामा सर अंजाम दिया, बहुत अच्छी ड्यूटीज़ की जिसकी वजह से उनको जितना भी सराहा जाए वो कम है। और आयशा भट्ट की ये कामयाबी महज एक इनाम नहीं है बल्कि खवातीन पुलिस अफसरान के लिए एक बड़ा कदम है जो अपनी मेहनत, अपने जज्बे और अपनी कम्युनिटी की खास तौर पर खिदमत करती है। और पंजाब पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल डॉक्टर उस्मान अनवर ने भी आयशा भट्ट को इस शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी है और इससे पूरी पुलिस फोर्स बिलखुसूस खवातीन अफसरान के लिए एक फख्र का लम्हा भी करार दिया। और उनका ये भी कहना था कि ये अवार्ड आयशा भट्ट की मेहनत और अज़्म का एतराफ़ भी है और ये एजाज़ न सिर्फ आयशा भट्ट की कारकर्दगी को तस्लीम करता है बल्कि पाकिस्तान में खवातीन की बढ़ती हुई शिरकत और पुलिस फोर्स में उनके किरदार की अक्कासी भी करता है। ज़्यादा से ज़्यादा खवातीन को इस शोबे में आगे आना चाहिए और सेल्फ डिफेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो खवातीन में आज के दौर में होना चाहिए मेरे ख्याल से। बिल्कुल ऐसी आयशा, आपको हमारे प्लेटफॉर्म की जानिब से बहुत बहुत मुबारक हो। आप इसी तरह से कामयाबी समेटते रहिए और आलमी सतह पे पाकिस्तान का नाम भी रोशन करती रही, अपना नाम भी आपने डेफिनेटली रोशन करना है। खवातीन उस्ताद, ये थी हमारी आज की शॉर्ट स्टोरी जो कि हमने आपके साथ शेयर की। यहाँ पे वक्त वो चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे, आपको पता है कि हम हमेशा से कराची को डिस्कस करते हैं इस हवाले से कि वहाँ पर ट्रैफिक हादसा बहुत ज़्यादा होते हैं। जो डंपर्स हैं या फिर जितने भी टैंकर्स हैं उन्होंने वो तो बिल्कुल मौत बांट रहे होते हैं। लेकिन मैं बात इस वक्त सिर्फ कराची की कर रही हूँ कि वहाँ पर ऐसा होता है, लेकिन अब लाहौर भी इस चीज़ में पीछे नहीं है बल्कि सर फहरिस्त है। वहाँ पर भी ईद के दिनों में अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स हुए हैं। क्या कोई एग्जैक्टली और क्या कोई मैकेनिज्म नहीं था बाकायदे तौर पर, क्या कोई ट्रैफिक के निज़ाम को कंट्रोल करने का कोई ज़्यादा प्रोसेस नहीं था, क्या कुछ इंतजामात नहीं किए गए, क्योंकि आपको पता है कि ईद के दिनों में कितना ज़्यादा रश बढ़ जाता है ट्रैफिक के हवाले से। तो क्या असल में रेशो है, क्या ये मामलात हैं, इस पर हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, बिल्कुल हमारे साथ मौजूद है हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट फ्रॉम लाहौर नादिर चौधरी। नादिर, थैंक यू सो मच फॉर जानिएगा। सबसे पहले तो हमें बताइएगा, हज़ारों एक्सीडेंट रिपोर्ट हुए लाहौर में, इसकी बड़ी वजह, क्योंकि आप वहाँ पे जाते भी रहे होंगे, आपको क्या सामने आई है कि क्या वजह थी? इंतजामिया की गफलत थी या फिर शहरी ही बेकाबू थे, इस वजह से एक्सीडेंट हुए? जी बिल्कुल, ये इस तरह से हुआ कि जब लाहौर खाली हुआ, यानी कि परदेसी अपने अपने घरों को वापस गए, तालीमी इदारे बंद कर दिए गए, जाहिर बात है छुट्टियां थी, कारोबारी मराकज जो है वो बंद थे, जितने भी जो दफातर थे वो बंद थे, तो सड़कें खाली थी। ट्रैफिक सिग्नल जो है वो बंद रखे गए थे। जाहिर बात है जब ट्रैफिक है ही नहीं तो फिर किसके लिए ट्रैफिक सिग्नल चलाने, तो वो बंद थे। ट्रैफिक वार्डन जो थे उनकी भी कमी थी चौराहों में, तो उसकी वजह से शहरी जो हैं वो खाली सड़कें देखकर जो अपनी गाड़ियां और मोटरसाइकिलें भगाते हुए दिखाई दिए। तो इसमें जो सबसे बड़ा आंसर पाया जाता है वो एक नेग्लिजेंसी है शहरियों की जानिब से कि स्पीड कंट्रोल नहीं रखी गई और ना ही ये चीज जो है वो मलूज़े खाते रखी गई कि आया कि कोई आ सकता है लेफ्ट से राइट से, तो जिसको खाली सड़क नजर आई उसने गाड़ी को जो है वो बाइक को भगाने की कोशिश की। सूबाई दारकूमत ने ईद के 3 दिनों के दौरान रेस्क्यू 222 की रिपोर्ट के मुताबिक 1036 ट्रैफिक हादसा के दौरान मजमूई तौर पर 5 अफराद जो है वो हलाक हुए, जबकि 1358 अफराद जख्मी हुए, जिनमें से 532 शदीद जख्मी है। गार्डन टाउन जिना अंडरपास के करीब मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवान तेज रफ्तारी से बाइक चलाते हुए एक खंबे से टकराए। दोनों ही मौका पर जो है वो जान बाक हो गए। मोटरवे पर 9 उम्र लड़कियों की लाशें बरामद हुई, जिनके मुताबिक तर्जुमान मोटरवे का कहना है कि दोनों की उम्रें 18 से 20 साल हैं और दोनों ट्रैफिक हादसे की वजह से जो है वो जान बाक हुई। हालांकि मोटरवे के अतराफ में बाढ़ होती है, लोग पैदल नहीं वहां पर जा सकते, लेकिन ये मामला मशकूक है, जब तक उनकी शिनाख्त नहीं होगी तो चीज सामने नहीं आएगी। काना फिरोजपुर रोड पर भी तेज रफ्तार मोटरसाइकिल जो है वो खंबे से जा
टकराई, जिससे 22 साल फिरोज मौका पर जहां बक हो गया। फैक्ट्री एरिया में नईम 35 साल जो है वो ट्रैफिक हादसे में हलाक हो गया। गुलशन रावी में एक बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां पर एक तेज रफ्तार कार जो है वो एक बाइक को हिट करती है और मौका पर जो है वो शाहिद जो बाइक सवार है वो हलाक हो जाता है। ये इसमें एक अजीब सी बात ये सामने आती है कि इतनी स्पीड में जो गाड़ी चला रहा है उसकी जो शिनाख्त है वो शफकत हुसैन के नाम से हुई है। उसकी बीवी और 2 बच्चे भी उसके हमरा मौजूद हैं और उसकी गाड़ी की स्पीड सीसीटीवी कैमरे में देखी जा सकती है कि इस कदर तेज है कि जब आपके पास बीवी और बच्चे आपके साथ होते हैं तो आप तो बड़े मुताद होकर गाड़ी चलाते हैं, लेकिन लाहौरियों ने इस बार जो है वो अच्छा नादिर, ये बताएं कि ये सारी रेशो तो आपने बताई है, जो कुछ भी हुआ ओवर स्पीड की वजह से हुआ या जिस तरह भी जो मामलात हुए, शहरियों की गलती तो है, लेकिन इसमें किरदार कुछ आपको पता है कि इंतजामात का भी होता है? इंतजामात किस तरह से किए गए थे, क्या इस हवाले से कोई खबर है आपके पास? जी बिल्कुल, इंतजामात जो हैं वो ट्रैफिक पुलिस की अगर बात की जाए तो ट्रैफिक पुलिस की जाने से इंतजामात जो होते हैं वो ये होते हैं कि ट्रैफिक को रवा दवा रखना, ट्रैफिक कवानीन पर पाबंदी करवाना, अमल दरामद करवाना, शहरियों को अवेयरनेस देना, शहरियों को किसी चीज से रोकना। अब किसी को ये नहीं मालूम होता कि ये खाली सड़क है, कोई इसमें जो है नेग्लिजेंसी करने वाला बंदा सामने नहीं आ रहा, कोई ट्रैफिक ब्लॉक नहीं है, कोई इस तरह की चीज नहीं है। तो अब ये किसी को नहीं पता होता, ट्रैफिक पुलिस को भी नहीं पता कि अभी ये गाड़ी जो बिल्कुल समझ लें कि 10, 15, 20 की स्पीड से जा रही है और ये थोड़ी ही देर बाद जो है ये 120, 130 या 200 की स्पीड पे चली जाएगी। तो उसमें सबसे बड़ा जो किरदार है वो शहरियों का अपना ही है। यानी कि अगर ट्रैफिक सिग्नल चला दिए जाते तो तब भी जो है वो शहरियों ने कहना था कि जिस खाली सड़कें हैं, इक्का दुक्का गाड़ियां, मोटरसाइकिलें हैं और जो यहाँ पे हमें जो है वो वेट करना पड़ रहा है। तो नेग्लिजेंसी यहाँ पे जो सबसे हाँ, अगर ट्रैफिक पुलिस की बात की जाए, ट्रैफिक पुलिस ने हुल्लड़बाजी को रोका। इनका जो एंटी वन व्हीलिंग स्क्वाड था उसने जो है वो वन व्हीलिंग को जो है वो रोका, काफी लोग पकड़े गए, सारा कुछ हुआ, लेकिन वन व्हीलर जो थे वो इस बार इंतहाई कम जो है वो सड़कों पर दिखाई दिए। लेकिन जो रेस लगाते हुए सामने आए उनमें हादसा सामने आए, उनमें ठीक हो गया। चौधरी साहब, थैंक यू सो मच। जानिएगा नादिर चौधरी हमारे साथ मौजूद है, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ऑल द वे फ्रॉम लाहौर। हमारे साथ मियां उमैर साहब डीएसपी हैं ट्रैफिक पुलिस लाहौर के। मियां साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नादिर से तो हमने मालूमात हासिल की है, उनके मुताबिक शहरियों का भी कसूर है, लेकिन क्योंकि आप ट्रैफिक के मामलात को देखते हैं तो क्या बड़ी वजूहात आपको सामने नज़र आ रही हैं? और ट्रैफिक पुलिस इस हवाले से आइंदा, क्योंकि 2 महीने बाद भी ईद है, अगले साल भी ईद होनी है, आइंदा ईद पे इस तरह के मामलात ना हो तो किस तरह की चीज़ें आप सामने लाएंगे ताकि शहरी भी थोड़े से मोहतात रहें? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो आपके देखने वाले जो नाज़रीन हैं उनको मेरी तरफ से ये ईद मुबारक है, क्योंकि हम लोग आज भी ईद का दिन शुमार कर रहे हैं, छुट्टी है स्कूल कॉलेजेस में। तो जैसे आपने बड़ी जबरदस्त बातें की हैं, मैं थोड़ा सा इसमें जानना चाहता हूँ डीपली कि जो अरेंजमेंट्स हमने किए हैं इस सफर रमज़ानुल मुबारक में, वो हम लोग हमेशा लाहौर पुलिस प्रीवियस जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको हम लोग देख के, उसे सबक सीख के, उसमें जो मज़ीद गुंजाइश होती है उसको हम लोग निकाल के आगे चलते हैं। अभी लास्ट ईयर हमारे पास हमने देखा काफी हुल्लड़बाजी के वाक़यात पेश आए, कुछ लोग रेसिंग करते रहे। इस दफा हम लोगों ने जो अपना एंटी वन व्हीलिंग स्क्वाड था उसको एक्टिवेट किया और हमारा एक ट्रैफिक रिस्पॉन्स यूनिट था जिसने पूरे रमज़ानुल मुबारक में पहले तरावी ड्यूटी से लेके रमज़ानुल मुबारक में लोगों के इफ्तार से पहले अपने घरों तक पहुंचने से लेके उसके बाद में जो मार्केट्स का रश शुरू हुआ, मार्केट्स को हम लोगों ने लोगों के आने जाने के लिए क्लियर रखा। इसी तरह बाद में फिर जो ईद आ गई, ईद पे जो ईद के इज्तिमात थे उन पे ड्यूटी लगाई। उसके बाद में चांद रात के जो इंतजाम स्पेशली किए गए थे, रात को 24 घंटे हम लोगों ने एंटी वन व्हीलिंग स्क्वाड हमारी मूव करती रही। उसमें हम लोग ये करते हैं कि जो जिग जैग बैरियर कुछ जगहों पे लगा देते हैं, जिन रोड्स को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि इन रोड्स पे लोग ओवर स्पीडिंग करते हैं और कोशिश होती है लोगों की कि यहाँ पे हम लोग वन व्हीलिंग करें, तो वहाँ पे जिग जैग बैरियर लगा दिए जाते हैं, वहाँ पे अपनी टीम्स को लगा दिया जाता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस दफा अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग काफी हद तक इस हुल्लड़बाजी को रोकने में और वन व्हीलिंग पे इसको रोकने में कामयाब हुए हैं। लेकिन जो देखें, जो फैटल एक्सीडेंट हुए हैं जिसमें 4-5 लोगों की जान गई है, उसका हमें अफसोस तो है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर वही जो हमारी फैमिलीज हैं, हम लोग क्यों नहीं शुरू करते। हम लोग बाहर सारा कुछ ट्रैफिक पुलिस पे डालते हैं, लेकिन जो जिस घर में मोटरसाइकिल का पीछे से सारी वो कटिंग ऐसे की होती है कि दूर से देखने वाले को पता चलता है कि ये वन व्हीलिंग की बाइक है, तो वो बाइक जब हमारे गैराज में खड़ी होती है तो हमारे माँ बाप, बहन भाई उसको क्यों नहीं देखते, वो क्यों नहीं अपने बच्चे को रोकते कि आपने बेटा इस बाइक को ऐसे क्यों मॉडिफाई किया है, आप अपनी बाइक को ठीक रखें।
इसी तरह जो हमारे बच्चे कम उम्र हैं, हमने देखा है कुछ एक्सीडेंट्स में वो भी शामिल हुए हैं। 187 के करीब एक्सीडेंट ऐसे थे जिसमें कम उम्र नौजवान शामिल हुए हैं। तो वो उनको बाइक्स देते हैं तो हमारे पेरेंट्स देते हैं ना, उनको हम लोग बाइक्स क्यों दे रहे हैं? 18 साल से पहले जब तक उनका लाइसेंस नहीं बनता उनको बाइक्स हम क्यों दे रहे हैं? इसी तरह मैं मजीद आपकी इस बात में ऐड करूं कि हम लोगों ने इस दफा डबल सीट के लिए जो सीट बेल्ट का और हेलमेट के लिए 2 सवार है मोटरसाइकिल पे, उनके लिए दोनों के लिए हेलमेट का जो शुरू किया तीसरा, उसमें यकीनी तौर पे जो हादसा हैं उसमें होने वाले नुकसानात में कमी आई है। क्योंकि देखें, हादसा हो जाता है किसी भी छोटी सी गफलत की वजह से, लेकिन अगर हमारे सेफ्टी जो प्रिकॉशन थे वो हमारे मुकम्मल है तो उसमें हम लोग जानी नुकसान के बिल्कुल, नो डाउट उमर साहब, आप लोगों की जानिब से अच्छे इंतजाम किए गए थे और ये जिस तरह हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट भी यही बता रहे थे कि शहरियों की गफलत की वजह से ये हादसा हुए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। लेकिन हसनैन, मैंने एक चीज देखी है कि इस्लामाबाद में भी वन व्हीलर्स बहुत ज्यादा थे और छोटी छोटी, हाँ एग्जैक्टली, कम उम्र ड्राइवर्स की तादाद भी बहुत ज्यादा। सब ठीक कह रहे हैं कि ये उनसे ज्यादा हमारे वालिदैन का काम है कि वो बच्चों की तरबियत करें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी जी। खवातीन औज़ात, यहाँ पे वक्त हो चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो गजल के फेवरेट सब्जेक्ट सियासत के ऊपर बात होगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक खवातीन औज़ात। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको कहा था कि हम गज़ल के फेवरेट सब्जेक्ट सियासत के ऊपर बात करेंगे। गज़ल, वैसे मुझे ये बताइएगा कि हमें तो शायद यही लग रहा था कि रमज़ान है और रमज़ान के बाद ईद है और मामलात बहुत ही ठंडे थे। आपके सामने है कि किसी किस्म की कोई खबर हमें अडयाला जेल की जानिब से या फिर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से या फिर हाई कोर्ट की जानिब से कोई नहीं आ रही थी। आज एक खिताब की आपने बात की थी, वो तो होगा, लेकिन इसके बावजूद भी अडयाला जेल में बैठे जो शख्सियत हैं बानी पीटीआई, वो बड़े अहमियत के काबिल हैं। उनकी जानिब से जो भी खबर आएगी तो उसको वो शायद सुर्खियों में भी होती हैं और सब उसको डिस्कस भी करते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और आपको पता है कि अडयाला जेल के हवाले से आप बात कर रहे थे तो वहां से तो खबरें आती रहती हैं, कुछ इस तरह की खबरें हैं जो शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि मुलाकातों की इजाजत नहीं दी जा रही थी और कल भी एग्जैक्टली ठीक है। हम फैसल चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, थैंक यू सो मच फैसल ने ज्वाइनिंग दी हमें। बिल्कुल अपने ईद के बाद थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सबके लिए आना, क्योंकि अभी तो छुट्टियां ही चल रही हैं, लेकिन वेलकम टू सुबह की सोच। और जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि सियासत में क्या कुछ चल रहा है, सबसे पहले तो ये बताएं कि शायद अभी कुछ लोगों को मामलात का नहीं पता, जो अभी लीगल टीम के साथ ने आपके साथ किया, शायद कुछ एलिगेशंस लगा रहे हैं, किस हद तक सदाकत है इसमें और क्या ये आपकी मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से? क्या ये बिल्कुल हतमी फैसला है कि अब आप हिस्सा नहीं है लीगल टीम का? देखिए, लीगल टीम ने तो जो इल्जाम लगाए हैं अभी वो खुद भी उसी की जद में ही है। तो जो गड़ा किसी के लिए खोदा जाए फिर उसमें गिर जाता है बंदा। तो मुलाकातें कराएं। असल में तो खान साहब को मिसलीड किया। मैं गांव में हूँ और अपने घर पे हूँ, ईद पे आया था और गालिबन मैं छुट्टियां एंजॉय करना चाहता हूँ आज से कल में। तो आई एम एंजॉयिंग विद माय पीपल और घर पे, और हमारी एक अपनी लाइफ होती है, तो आई एम एंजॉयिंग माय विलेज लाइफ। और आई विश बेस्ट ऑफ लक टू दोस्त जिन्होंने एक अरेंजमेंट खराब किया पूरा। अलीमा बीबी की भी मीटिंग नहीं हो सक रही है। बिल्कुल। जो असल में प्रॉब्लम गजल ये है कि मैसेज आना बाहर बंद हो गया। आपने देखा कि जो स्टार्ट में बात हुई कि जी इमरान खान साहब की अडयाला से एक मैसेज बाहर आती थी, वो नैरेटिव होता था और फिर नैरेटिव पे आप लोग चॉइस करते थे, मीडिया चलता था, हम लोग भी बात करते थे और वो मैसेज आना बंद हो गया। एक सिस्टमैटिक प्लान तरीके से अब अलीमा बीबी की भी मुलाकातें नहीं हो रही हैं। अलीमा बीबी की जो उनका की तरफ से एक मैसेज आती थी वो भी बंद हो गई है। सो ये जो चीजें हैं ये मैटर करती हैं, क्योंकि नैरेटिव की वॉर होती है और नैरेटिव में अगर आप नैरेटिव अगले का आना बंद हो जाए, जैसे इमरान खान साहब का आना बंद हो गया, तो उससे फिर प्रॉब्लम होता है, क्योंकि पार्टी के पास कोई लायमल तो है नहीं। वो इमरान खान साहब भी जेल में बैठ के देते थे। अब उसमें इमरान खान के अलावा फ्रैंकली कोई ऐसा आदमी भी नहीं है जिसके लिए लोग देखें, जिसको कोई सुनना चाहें या आप ये कहें कि लोगों की दिलचस्पी हो।
तो ये एक हर्डल आई हुई है, उसको दूर सर करना आप कह रहे हैं चाहिए। ना इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो अब बाहर आना बंद हो गया है, और आप खुद ही ये बात कह रहे हैं कि कोई बाकी लाहेअमल नहीं है पार्टी के पास। तो अगर इमरान खान साहब का ही नैरेटिव बाहर आना बंद हो जाएगा तो फिर पार्टी आगे कैसे चलेगी? क्योंकि आपको याद है ईद से पहले असलन हम डिस्कस करते थे कि पीटीआई ने हुकूमत को टफ टाइम देना है ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के हवाले से, तो उसमें भी कोई बड़ी ये पेशरफ्त भी नहीं है है। गजल के जिस तरह फैसल साहब कह रहे हैं ना, इज एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन कि हम देखते थे सिर्फ हमारे साथ नहीं, पाकिस्तान के तमाम बड़े छोटे चैनल्स में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फैसल साहब आप आते थे, आप आके हमें बताते थे कि खान साहब का मैसेज क्या है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कभी शेर अफजल मरवत के साथ ऐसा होता है, कभी फवाद चौधरी के साथ ऐसा होता है, और अब आपके साथ ऐसा हो गया। तो ये मतलब सस्टेनेबिलिटी कहाँ पे आएगी फिर? देखिए, बात यह है कि मेरी तो क्योंकि इमरान खान साहब से ही ताल्लुक है, मेरा तो कोई बाकी तो ताल्लुक फ्रैंकली किसी के साथ है नहीं, ना ही मैं ताल्लुक गर्दानता हूँ। तो ये जब इमरान खान साहब बाहर आएंगे, हमारी पॉलिटिक्स तो होगी उनके साथ। हमारी तो सारा जो मामला है इमरान खान साहब की ज़ात से जुड़ा हुआ है। कुछ लोग ये समझते हैं, मेरी दानिश में, और गलत समझते हैं कि इमरान खान साहब अंदर रहेंगे तो सियासत हो सकती है। नहीं हो सकती। पीटीआई से ताल्लुक रखने वाला कोई भी शख्स जो है, वो चाहे जितने मर्जी बड़े ओहदे पे बराजमान हो, उस वक्त तक वो सियासत नहीं कर सकता जब तक इमरान खान साहब के बाहर नहीं आएंगे। बाकी ये सब हम बिग जीरोज हैं। वो इमरान खान साहब ही इस रेलगाड़ी का इंजन है पीटीआई की पॉलिटिक्स का। वो जब आगे लगेगी तो पॉलिटिक्स आगे बढ़ेगी। वो अंदर से ही नैरेटिव दे रहे थे, अंदर से ही वो स्टांस दे रहे थे, अंदर से ही वो बात कर रहे थे। तो वो बातचीत जब देखें आना बंद हो गई है, तो फिर वो डिस्कशन भी आप देखें एकदम पीछे चली गई। लाइक बर्निंग इशू है इस मुल्क में। ये बलूचिस्तान का इशू है, बिल्कुल टेररिज्म का इशू है, इंक्लूडिंग कार्टलिंग इशू है। उसके बाद आपका एपीसी जो गवर्नमेंट कह रही है हमने बुलाना है, पॉलिटिकल डायलॉग जो है, उसको कैसे मूव फॉरवर्ड करना है। उसके बाद आपका ग्रैंड अपोजिशन अलायंस है। एग्जैक्टली ये वो चीजें हैं ना, इकोनॉमी है, जिसके ऊपर बातचीत इमरान खान का मौकफ आना जरूरी है। बाकी बच्चों से बात नहीं हो रही, वो तो एक साइडलाइन बातें हैं, डेफिनेटली हैं तो इम्पोर्टेंट, लेकिन वो तो इंटरनल मामला है ना। तो लेकिन इमरान खान साहब के जो जाती मामलात हैं वो अलहदा हैं, और जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं मुल्क के, नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के, जहाँ पे उनकी आवाज आना, उनका मौकफ आना, वो बड़ा जरूरी है। तो वहां पे आप देखिए कि वहां पे एक ब्रेक लग गई है, और इसी वजह से जो है आप देखेंगे सोशल मीडिया पे जो पीटीआई का कारकुन है मेरे जैसा, वो तो सिर्फ बात ही इमरान खान की सुनना चाहते हैं ना, कि इमरान खान 3-4 बातें होती हैं जिनके ऊपर उनकी हमेशा दिलचस्पी रहती है। ज़रा जब हम बाहर आते थे, आपके साथ बैठते थे, तो एग्जैक्टली वो कोई हमारी शक्ल तो नहीं देखते थे। वो इमरान खान कैसे हैं, उनकी सेहत कैसी है, जेल में उनको ट्रीटमेंट कैसे मिल रहा है, और तीसरी बात उनका मैसेज क्या है। ये 3 एलिमेंट्स पीटीआई का वर्कर जानना चाहता है। इसके अलावा किसी चीज में दिलचस्पी नहीं है। और एक सवाल जो कि फ्रॉम अडयाला के फ्रूट वेंडर से लेके आप जैसे जो टॉप नॉच सहाफ़ी हैं या लोग हैं, वो पूछते हैं कि जी इमरान खान बाहर कैसे आएंगे, कब आएंगे। सो दिस इज ओनली क्वेश्चन जिसका हमारे पास कोई जवाब नहीं होता, तो फिर वो जवाब घड़ा जाता है। अब तो शहबाज गिल ने भी कह दिया कि हम एक कहानी डाल देते हैं रोज, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता। अमल दरामद हो भी नहीं सकता जब तक आपके पास कोई लायमल ना हो। तो लायमल तो है नहीं इस पर। बिल्कुल ऐसे है। फैसल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपने कहा कि आप अपने गांव में हैं, तो प्लीज एंजॉय। आज हम आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। इंशाल्लाह आपसे डिटेल डिस्कशन होगी जब आप इस्लामाबाद आएंगे। थैंक यू सो मच, एंजॉय द ईद। ईद वैसे गजल फैसल साहब ठीक कह रहे हैं कि ये मंडे तक चलेगी, मंडे तक चलेगी क्योंकि छुट्टियां हैं। और दूसरी बात जो अभी फैसल साहब ने की ना कि ऑफ द रिकॉर्ड भी हमारी उनसे यही बात होती है। उनके इमरान खान साहब उन्होंने ना मेरा ख्याल है कि क्रक्स निकाल दिया कि हम बेसिकली यहाँ पे आते थे तो इस वजह से आते थे कि हम आके बताते थे कि खान से मुलाकात हुई, मुलाकात में खान साहब ने ये कहा, ये कहा, ये कहा, ये कहा। एज ए मैसेंजर उनकी बात को सुना जाता था कि वो वापस कब आएंगे बात। और मेरा अगला सवाल भी उनसे यही था, लेकिन हमारा टाइम खत्म हो गया। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे और अब बात होगी क्रिकेट की, इनके फेवरेट सेगमेंट के हवाले से। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू सुबह की सोच। हम क्रिकेट की बात करेंगे, पीएसएल के ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की इस वक्त जो सीरीज जारी है। पहले हमने
T20 क्रिकेट में हमें शिकस्त हुई, उसके बाद अब ओडीआई क्रिकेट में शिकस्त, हाँ शिकस्त ही हो रही है, लेकिन T20 क्रिकेट में जब शिकस्त हुई तो उस वक्त कहा गया कि बाबर आजम नहीं है, रिजवान नहीं है, जब वो आ जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन अब खबरें इस तरह की आ रही हैं कि न्यूजीलैंड के बच्चे बाबर आजम को भी, रिजवान को भी, हारिस रऊफ भी इस टीम में मौजूद है, लेकिन वो हमें हरा रहे हैं और बड़े बुरे तरीके से हरा रहे हैं। वो एक रवायत हो चुकी है हमारी आखिरी 10 ओवर्स में 100 रन देने की, 150 रन देने की। इस तमाम तर इशू के ऊपर बात करेंगे। आपकी जानी पहचानी शख्सियत, हमारे भी फेवरेट, पूरे पाकिस्तान के फेवरेट जनाब शोएब जट साहब हमारे साथ मौजूद है। जट साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो जट साहब आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपकी ईद कैसी गुजरी? ईद के तीसरे पाकिस्तान ने एक बार फिर आपको खुशखबरी दी, तो उस हवाले से भी बताइएगा कि आपको कैसी लगी है खुशखबरी? देखें, पहले तो आप और गजल ने बहुत ही अच्छा ईद शो कंडक्ट किए, मैंने देखे थे। मैं कहता हूं कि ब्रिलियंट काम कर रहे हैं आप लोग, और इसी तरीके से अल्लाह ताला आपको मजीद इज्जतें दे। हम बात कर लेते हैं, हमारी बेशक वो ईद का तीसरा दिन था पाकिस्तान में, बट न्यूजीलैंड में गालिबन वो ईद का दिन था गालिबन, जिस दिन पाकिस्तान को शिकस्त जो है दूसरा दिन था, तो पाकिस्तान को बदतरीन शिकस्त से दो चार होना पड़ा। हे ने जिस तरीके से इनको हाय हाय करवाया है, मैं समझता हूँ पूरा पाकिस्तान इस टाइम हाय हाय कर रहा है। एक कहते हैं ना कि पुअर कैप्टनसी, आपको मानना होगा कि जब गो फॉर किल जाना था तब आपने सुफियान के ओवर रोक लिए, 6 ओवर 14 रन, एक खिलाड़ी आउट किया हुआ था, उसने उसके ओवर कहां बचा के लेके जाने थे। इसी तरीके से अटैकिंग क्रिकेट खेलनी चाहिए थी। वसीम जूनियर को आपने पीछे कर लिया, जब जो है ना वो थोड़ा सा कुछ प्रेशर उन पे बिल्ड हो सकता था, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा टाइम लिया और उसके बाद उनकी जो है ना वो टॉप ऑर्डर नहीं था, मिडिल ऑर्डर नहीं था, उनकी लोअर ऑर्डर ने आपका तिया पाचरा कर दिया। फिर जब पाकिस्तान की बारी है, उन्होंने 32 रन, सबको बताया कि पाकिस्तान ने एक्स्ट्रास दिए। फिर पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर जिसमें बाबर भी है, रिजवान भी है, मोस्ट टैलेंटेड अब्दुल्ला शफीक भी है, इमाम उल हक भी है, और उसके बाद आपका टॉप ऑर्डर और जो मिडिल ऑर्डर है वो मिलके भी 32 रन ही बना सके। तो यहाँ से क्रिकेट की कलई खुल गई है कि आप अहमकों की जन्नत में रहते हैं अगर आप ये समझते हैं कि ये स्क्वाड जीत सकता है, ये स्ट्रेटेजीज जीत सकती हैं। पाकिस्तान टीम यूनाइट नहीं है, इस वजह से पाकिस्तान जो है उसको कामयाबी नहीं मिल सकती। स्ट्रेटेजीज जो है वो इतनी पत्थर के दौर की आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इनसे क्रिकेट नहीं जीती जा सकती। बिल्कुल, लेकिन शोएब साहब, अब मैं देख रही हूं कि जो इस वक्त आप ये कह लें कि तूफान बदतमीजी मचा हुआ है या फिर मीम्स का तूफान है इस वक्त सोशल मीडिया पर, कहा जा रहा है कि अब तो टीम पर पाबंदी लगा दे या फिर पाकिस्तानी टीम को छोटी टीमों में शुमार करना चाहिए। जैसे अभी हसनैन ने भी आपके आने से पहले यही बात की ना कि जब T20 में हम हारे तो कहा गया बाबर और रिजवान नहीं, और मुझे तो लगता है बाबर और रिजवान ने अब कसम खा लिया कि हमने नहीं चलना। टीम में चलेगा कैसे? फिर कैसे क्या होगा? टीम में ऐसे ही चलते रहेंगे हम? देखिए गजल, ये मीम्स नहीं है कि पाकिस्तान टीम को छोटी टीमों में शुमार किया जाए। ऑलरेडी पाकिस्तान छोटी टीम में शुमार हो रही है। आप अगर वनडे फॉर्मेट की हम बात करते हैं, क्योंकि ये वनडे सीरीज चल रही है, वनडे फॉर्मेट में आप देखें कि पाकिस्तान ने इंडिया में जाके वर्ल्ड कप खेला। हसनैन तो विटनेस थे, बाकायदा तौर पे कहते थे मेरा खून जल रहा है। आप वर्ल्ड कप में इंडिया गए, आप पहले राउंड से बाहर हो गए। चैंपियंस ट्रॉफी आपके अपने मुल्क में हुआ, आप किसी एडवांटेज को एडवांटेज नहीं बना सके, बल्कि आपकी पैथेटिक सिलेक्शन, आपकी घटिया टीम स्ट्रेटजीज ने उसको पाकिस्तान के लिए डिसएडवांटेज बना दिया। और पाकिस्तान वहां भी पहले मरहले से बाहर हो गया। बायलैटरल सीरीज में भी आप देखेंगे आप जीत को तरस रहे हैं, तो ऑलरेडी छोटी वो आप टीम है। ट्रायंगुलर सीरीज हुई, उसमें न्यूजीलैंड ने आपको ठोक दिया। चैंपियंस ट्रॉफी हुई, न्यूजीलैंड ने वहां ठोक दिया। यहाँ पे अब आप खेलने गए उनके मुल्क में, वहां पे उसने आपको मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। तो ऑलरेडी हम छोटी टीम है, इसका एतराफ करना है। बनते हम किंग हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, बनते हम किंग। अच्छा जट साहब, मुझे ये बताइएगा कि गजल तो बिल्कुल ठीक कह रही है कि जिस तरह ओडीआई क्रिकेट में बाबर रिजवान आगे, उसके बावजूद भी हम नहीं जीत सके, लेकिन क्या आप समझते नहीं है कि अब हमारी बॉलिंग भी हमारे लिए दर्दसर बनती जा रही है? क्योंकि आखिरी 10 ओवर्स में हमने 150 रन तो थोक के हिसाब से देना ही है। बिल्कुल, देखिए इस टाइम पूरी टीम का जो कहते हैं ना बैलेंस, वो ही आउट है। आप टॉप टू बॉटम तक देखें। आप, मैं सिर्फ टीम की बात कर रहा हूँ, क्रिकेट बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ। उनकी कहानियां तो और ही बड़ी खौफनाक हैं। आप देखें कि क्या कोचिंग पैनल अपना सही काम कर रहा है, तो जवाब मिलेगा नहीं। आप आ जाए कि क्या बॉलिंग यूनिट सही काम कर रहा है, तो जवाब मिलेगा नहीं। क्या बैटिंग यूनिट सही काम कर रहा है, जवाब मिलेगा नहीं। इससे पिछले मैच में देखें कि 4 कैच आप चैपमैन के भी छोड़ दिया आपने, वो दूसरे का भी कैच छोड़ दिया। इतनी फील्डिंग यूनिट जो है वो आपका काम कर रहा है, तो आपको जवाब मिलेगा नहीं। सिर्फ एक चीज काम कर रही है, और वो ये कि सोशल मीडिया पे अभी भी इनको शर्म नहीं आती, जिनको हीरो बना के पेश किया जा रहा है। भाई परफॉर्मेंस से हीरो बना जाता है, इस तरह बातें करने से हीरो नहीं बना जा सकता। एक खिलाड़ी आप देखें, इससे पहले वाले मैच में वनडे, जो पहला वनडे था, बाबर ने 50 क्रॉस की है, तो उसके बाद तूफान बदतमीजी मच गया कि जी किंग की वापसी होगी। अगले मैच में क्या हुआ? किंग को तो पल्ले नहीं पड़ रहा था। इसी तरीके से रिजवान, जिसको हम कहते हैं कि हमारा रिलायबल है, या रिजवान का नाम से एक टाइटल दिया, भाई क्या रिजवान ने
अच्छा जो है वो दिखाया डिस्प्ले, बैटिंग डिस्प्ले, तो आपको जवाब मिलेगा। 27 बोले 5 रन, उसमें भी जिस तरीके से जो है वो सेटल नहीं हो पा रहे थे विकेट पे, पता चल रहा है एक एक चीज एक्सपोज हो रही है। अब्दुल्ला शफीक का इतना आपने डंका बजाया है कि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में वो आखिरी टैलेंटेड है, ना उससे पहले कोई टैलेंटेड था, ना उसके बाद कोई टैलेंटेड है, लेकिन नतीजा क्या निकलता है? नतीजा निकलता है माइनस। तो इस तरीके से आप नहीं जीत सकते, ये सिर्फ सोशल मीडिया की जीत है, जीते जाएं आप। सही बात है, सोशल मीडिया पर बस बातें होती हैं, वहां पर आप किंग और तोप खान बने होते हैं। ये बताएं जट साहब, ये बताएं कि सुफियान मुकीम के हवाले से आपकी क्या राय है, उनको क्यों सही तरीके से नहीं किया जा रहा? पहले तो गजल, मैं आपकी क्रिएटिविटी को सलूट करता हूँ। तोप खान एक नया नाम दे दिया है, आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं इस नाम को इस्तेमाल कर सकूं। बिल्कुल आपने बहुत खूबसूरत नाम दिया है कि ये तोपें हैं और ऊपर से जली हुई तोपें हैं। एक तो होती है ना चली हुई, ये जली हुई तोपें हैं जिन्होंने चलना भी नहीं है। तो एनीवेज आप उस पर बात कर रही हैं सुफियान मुकीम। पाकिस्तान का प्रॉब्लम ही यही है, ये जो कुछ अरसे से एक जो ग्रुप है, एक टोला है जिसने पाकिस्तान टीम को ऑक्टोपस की तरह जो है वो जकड़ा हुआ है, वो किसी भी टैलेंटेड खिलाड़ी को एतमाद ही नहीं लेने देते। आप इब्रार को देखें, जब वो आया था टैलेंटेड था, लेकिन उसको इतना स्क्वीज किया, उसको इतना स्क्रू कर दिया कि उसका वो टैलेंट ही घूम गया। इसी तरीके से जो खिलाड़ी आता है जिसमें जरा सा भी टैलेंट होता है, ये उसको इन आउट इतना करवाते हैं या उसको सही से इस्तेमाल नहीं करते कि उसका कॉन्फिडेंस जो है वो शैटर्ड हो जाता है। अब एक खिलाड़ी उसने परफॉर्म करके दिया, आपने उसको खिलाया, उसने 6 ओवर कराए, 14 रन दिए, 1 आउट किया, उसके बाद उसके और रोकने की कोई तुक है? कोई आके जवाब देगा इसका? पाकिस्तान क्रिकेट जो है ना, वो इस टाइम में आपको बता रहा हूँ सर्कस से कम नहीं है। और रिंग मास्टर्स जो है ना, वो टोला है, वो जैसे चाहता है पाकिस्तान क्रिकेट को नचाता है और पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर रहा है। अच्छा जट साहब, पाकिस्तान में बहुत कम जर्नलिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने ग्रास रूट के ऊपर काम किया, डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर काम किया, और आप उन चंद जर्नलिस्टों में से एक हैं जो कि सुबह सवेरे ग्राउंड में पहुंचते हुए हमें नजर आते थे। आपको पाकिस्तान क्रिकेट की हर चीज़ पता है। हमारे यहाँ ये चीज़ बेची जा रही है कि देखिए ना कि T20 में आपका क्या हाल हुआ, बहुत पैथेटिक तरीके से हमारे चले, ODI क्रिकेट में हम उतना पैथेटिक तरीके से हारते नहीं है, आपके पास बैकअप नहीं है। क्या पाकिस्तान में वाकई बैकअप नहीं है या बैकअप को सामने नहीं लाने दिया जा रहा? देखिए, ये सबसे बड़ा झूठ है जो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ बोला गया। मैं समझता हूँ झूठ नहीं, ये जुर्म है, और इन मुजरिमों को कैफिर किरदार तक नहीं पहुंचाना चाहिए, बल्कि इनको सरेआम सबके सामने लाके एक्सपोज करना चाहिए कि ये हैं वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट का ये बड़ा गर्क कर दिया। ये मंजन बेच के कि हमारे पास टैलेंट ही नहीं है, हमारे पास बैकअप ही नहीं है। भाईजान, बैकअप जो है वो खिलाड़ियों को खिलाने से बनता है। आप देखें कि इस टाइम उनके खिलाड़ी IPL में मौजूद हैं, तो उन्होंने उसके बावजूद अपने खिलाड़ियों को मौका दिया, रोटेशन भी कर रहे हैं, वो रिस्क नहीं ले रहे। वो चैपमैन को हल्का सा निगल हुआ, उन्होंने कहा भाई साहब आप बाहर बैठो, हमारे पास दूसरे मैच विनर मौजूद हैं, ए ने आगे मैच जितवा दिया। आप उनको देखें कि उनका मैट हेनरी जो है वो अनफिट हुआ, फास्ट बॉलर, दुनिया का बेहतरीन बॉलर है, उन्होंने उसको इस तरीके से नहीं किया जो पाकिस्तान ने शाहीन के साथ किया था कि हाफ फिट भी था तो भी खिलाता था। नसीम शाह जो है वो हाफ फिट है, उसको भी खिलाते हैं। हारिस रऊफ मुकम्मल फिट नहीं होता, उसको भी खिलाते हैं। उन्होंने कहा भाई साहब आप बाहर बैठे, हमारे पास दूसरे बच्चे हैं, वो आएंगे, खेलेंगे और जीत के दिखाएंगे। तो ये होता है बैकअप, इस तरह तैयार होता है। बैकअप जो है वो खेलने से तैयार होता है, खिलाने से तैयार होता है, बैकअप को बाहर रखने से तैयार नहीं होता। कामरान गुलाम स्कोर करता रहा, आपने उसको खिलाया नहीं, बाहर बिठा के रखा। जब लाए तो इन एंड आउट किया। साहिबजादा फरहान स्कोर करता रहा, आप उसको लाए नहीं, जब लाए तो इन एंड आउट किया, उसका कॉन्फिडेंस नहीं होने दिया। और बाबर आजम जो एक मुकद्दस गाय बनी हुई है, वो परफॉर्म नहीं कर रहा, फिर भी टीम में टिका हुआ है। और भी कई खिलाड़ी हैं जो परफॉर्म नहीं करते। अब्दुल्ला शफीक को कौन सी परफॉर्मेंस पे वापस लेकर आए हैं, इसका कोई जवाब देगा? अब्दुल्ला शफीक की जगह जो बाकी इतने परफॉर्मर है इमामुल हक को भी तो देख लें, उसके हवाले से भी तो कितनी बातें हो रही थी। देखिए, इमामुल हक परफॉर्म करके आया ना, अब उसको मौका देना चाहिए। अब्दुल्ला शफीक को तो अब बगैर परफॉर्मेंस, इसी तरह शादाब खान ने कहां परफॉर्मेंस दिखाई है, मुझे बताएं ना। आप उसको जबरदस्ती लेकर आ गए तो नतीजा क्या निकला? क्या मुंह जो बातें कर रहे हैं सारे। अभी भी मैं आपको बता दूं, ये ढिठाई के साथ फिर उसी टोले को जो है ना टीम पे वारिद करेंगे, और पाकिस्तान क्रिकेट ऐसे नहीं आगे बढ़ सकती। आप जितने मर्जी कोचेस बदल लें, जितने मर्जी चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बदल लें, जब तक इस टोले का कब्जा खत्म नहीं करवाएंगे, पाकिस्तान क्रिकेट आगे नहीं बढ़ सकती। बिल्कुल। जट साहब, थोड़ा सा आप आगे बढ़ते हैं, PSL के हवाले से बात करते हैं। हमने अभी गाना भी सुना, बहुत जबरदस्त गाना बनाया गया है और तैयार भी किया गया, और कहा जा रहा था गाने में कि खेल जमेगा। मुझे ये बताएं कि PSL की परफॉर्मेंस के बाद कौन कौन से प्लेयर्स जो है वो कम बैक कर सकते हैं? देखिए, पहली तो बात बिल्कुल आपने गजल सही कहा है कि गाना काफी अरसे के बाद PSL का गाना कुछ बेहतर लग रहा है। अब जैसे जैसे वो चलेगा फिर देखेंगे उसका रिदम इंसान को कितना अच्छा लगता है। लेकिन अगर हम इसके खेल की बात करें, गाने में जरूर है कि खेल जमेगा,
क्या खेल वाकई जम जमेगा पाएगा? ही नहीं। आपके पास टॉप खिलाड़ी नहीं है, जो दुनिया के टॉप ब्रांड्स हैं, जिनको हम कहते हैं कि इस टाइम T20 का आइकॉनिक प्लेयर्स हैं, वो आपके पास नहीं है। लेकिन जो आ रहे हैं उन पे भी चले हम शुक्र अदा करते हैं, वो तो इंटरनेशनल है। क्या हमारी लोकल प्रोडक्ट कुछ कर पाएगी? आप एक रिस्क लेने जा रहे हैं। अगर साइम अय्यूब मुकम्मल फिट नहीं है, उसका रिहैब है, तो उसको पीएसएल की भीड़ क्यों चढ़ा रहे हैं? वो पीएसएल खेल के ये साल जो है आपका एशिया कप T20 वर्ल्ड कप खेलना है, फिर अगले साल के शुरू में आपने T20 का वर्ल्ड कप खेलना है। आप कैसे इसको जो है ना रिस्क ले सकती हैं? इसी तरीके से आपके जो खिलाड़ी फिट नहीं है, आप उनको ना खिलाएं, ठीक है? आप उनको खिला के पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल को दांव पे ना लगाएं। ये 10वां एडिशन है, पाकिस्तान क्रिकेट को कुछ बड़ा करना चाहिए। लेकिन मेरी इत्तलात ये है कि फ्रेंचाइज और क्रिकेट बोर्ड जो है वो बहुत सारे मामलात में उनके अंदर जो है वो क्या कहते हैं, तनाव का माहौल है, आपस में अच्छी खबरें नहीं आ रही, जिस वजह से हो सकता है कि क्रिकेट में आपको वो मजा देखने को ना मिले जो पहले एडिशंस में मिलता था। अलबत्ता एक ये जो स्ट्राइक फोर्स कैंप लगा था, देखेंगे कि उनके खिलाड़ी क्या रंग जमाते हैं। बहुत सारी आई बॉल्स हैं, जैसे बाबर आजम पे आई बॉल है कि वो परफॉर्म करके वापस आ जाए T20 में, ठीक है। साइम अय्यूब अगर खेलते हैं तो क्या उनकी फिटनेस, क्या उनकी परफॉर्मेंस इतनी होगी कि वो जो है वो दोबारा पाकिस्तान में वापस आए? फखर जमान है, उन पे बहुत सारे सवालात हैं। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये एक अच्छा स्टेज है वापस आने का। लॉटरी इसलिए लग जाएगी कि क्वालिटी क्रिकेट मैं नहीं समझता कि होगी। जब क्वालिटी क्रिकेट नहीं होगी तो फिर आप बहुत सारे परफॉर्म करके वापस आ जाएंगे। बिल्कुल ऐसी है, क्वालिटी क्रिकेट का सबसे बड़ा मसला है। शुएब जट साहब, आप ने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। शुएब जट साहब से जब भी बात करते हैं तो इनसाइड स्टोरी इतनी मिल जाती है हमें कि हमें ये पता चल जाता है कि हमारी क्रिकेट कहाँ पे स्टैंड कर रही है। लेकिन मुझे अब लगता है कि जैसे वो बता रहे थे कि कुछ भी नहीं है क्रिकेट में और ना चल सकती है, और डेफिनेटली जिस तरह वो बताते हैं इस तरह कुछ होता भी नहीं है। अगर हो ना कि जब वो बताएं कि कुछ नहीं हो रहा और हो जाए तो फिर हम कहेंगे जट साहब गलत कह रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो यहाँ पर लेंगे ब्रेक, ब्रेक का वक्त हो गया, वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जो कि बहुत ही खूबसूरत तो है ही, लेकिन उसके साथ उनका काम भी बहुत खूबसूरत है। और जो वो काम करती है वो इतना मुश्किल है कि उसका कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में नहीं है। ट्रायएथलॉन, जिसमें आप देखें कि क्या क्या होता है, स्विमिंग होती है, साइकिलिंग होती है, रनिंग होती है, और ये सारे काम वो करती हैं। मैं तो सम अप करूंगी एक वर्ड में कि शी इज आयरन लेडी, जो अपने ऑब्जेक्टिव्स में अपने गोल्स को अचीव करती हैं, फिर इसके साथ साथ अपने फैसलों पर साबित कदम रहती हैं। और साथ में ये भी कहूंगी कि इतना मुश्किल खेल और इतना मुश्किल काम करती हैं कि इंसान को वैसे ही थोड़ा सा ना घबराहट होती है कि कैसे कर लेती हैं। उन्हीं से पूछेंगे कि उनकी असल की कहानी क्या है और करती कैसे। हमारे साथ मौजूद है सना आरिफ, जिनका ताल्लुक तो लाहौर से है, लेकिन इस वक्त वो कुवैत से हमें ज्वाइन करेंगी वीडियो लिंक के जरिए। कुवैत में फैमिली के साथ सेटल्ड हैं। सबसे पहले तो आपको हमारी तरफ से गुज़श्ता ईद मुबारक। और सेकेंडली, जिस तरह गजल ने आपको इंट्रो करवाया, ये बताइएगा कि हमने सुना था स्विमिंग का भी कोई चैंपियन होता है, साइकिलिंग का अलग से चैंपियन होता है, रनिंग का अलग से चैंपियन होता है। आप तो तीन चीजें कर रही हैं और तीन चीजों में कमाल कर रही हैं माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक आपको भी। थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने शो में बुलाया। जैसे कि गजल ने कहा और आप लोगों ने कहा, करें कि जितना अच्छा कर सकते हैं उतना करें। तो जी। अच्छा सना, टेल अस अबाउट योर जर्नी, कि किस तरह से आपने ये स्टार्ट किया, कब स्टार्ट हुआ और कैसे आपने सोचा कि मुझे इतने मुश्किल खेल को परफॉर्म करना चाहिए, फैमिली की फुल सपोर्ट थी, क्या कुछ हुआ? ये मैंने स्टार्ट किया था 2021 के एंड पे। 2021 के एंड पे एक्चुअली मैंने स्विमिंग करना स्टार्ट की थी। मुझे स्विमिंग पहले बिल्कुल नहीं आती थी। अच्छा। ट्रायथलॉन तो मेरे माइंड में काफ़ी टाइम से था कि मुझे ये करनी है, लेकिन ये सोचा नहीं था कि कभी मैं लॉन्ग डिस्टेंस कर भी सकूंगी, क्योंकि मुझे स्विमिंग बिल्कुल नहीं आती थी। साइकिलिंग भी ओके थी, रनिंग थी जो मैं करती थी, तो फैमिली की फुल सपोर्ट थी। की मैंने इसलिए भी थी क्योंकि मैं कुछ ना कुछ स्पोर्ट किसी किस्म की करती रहती थी, लेकिन मुझे कुछ ऐसा करना था जो सबसे मुख्तलिफ हो, जिसके बारे में एग्जैक्टली मुझे थोड़ा काफी मुख्तलिफ किसी से कुछ करना था जो मैं कर सकती और ज्यादा लोग करते होते, स्पेशली पाकिस्तान में जिसका कॉन्सेप्ट नहीं था। मुझे वो चीज़ भी करनी थी ताकि लोगों को अवेयरनेस होती उसके बारे में। तो इस तरह मुझे ट्रायथलॉन के बारे में पता लगा। फिर मैंने उसके लिए प्रैक्टिस शुरू की, फैमिली की सपोर्ट थी। मेरे फैमिली में एथलीट्स ऑलरेडी हैं, मेरे कजन्स,
पेरेंट्स, सिस्टर्स, भाई, तो ये कुछ ना कुछ सपोर्ट करते रहते हैं, जिसकी वजह से बिल्कुल सही हो गया, जिसकी वजह से आपने जो है ना ये कारनामा सर अंजाम दिया। ये बताएं सना कि जिस तरह से आप बता रही हैं कि फैमिली ने भी फुल सपोर्ट किया सना को, थोड़ा सा हमें ये बताएं कि ये ट्रेनिंग आपने कहाँ ली और ये क्या आप किस तरह से एक ही दिन में परफॉर्म करते हैं, रनिंग भी करते हैं, साइकिलिंग भी करते हैं और स्विमिंग भी करते हैं? हाँ जी, तो इसकी ट्रेनिंग मैंने कुवैत में की थी। मेरा एक कोच है जो मुझे इसके बारे में प्लान्स बनाते हैं, वो मेरे जिसको मैं फॉलो करती हूँ। और इसकी दिन में 2 ट्रेनिंग्स होती हैं, या तो स्विमिंग साइकिलिंग होगी, या साइकिलिंग रनिंग होगी, या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होगी। तो और ये सारी तीनों स्पोर्ट जिस दिन रेस होती है उस दिन एक ही दिन में परफॉर्म करनी होती हैं। कट ऑफ टाइम होता है कि इतने 8.5 घंटे में ये तीनों चीजें करनी होती हैं। अच्छा। मैं अभी आपको जो बता रही हूँ आयरनमैन 70.3 के जो हाफ डिस्टेंस या लॉन्ग डिस्टेंस, और ये मेरे ख्याल आपने आयरनमैन 3 दफा जीता है ना? जीता नहीं, मैंने फिनिश किया इसको फिनिश मुकम्मल किया। करना अच्छा। बहुत बड़ी चीज देती है जी। अच्छा सही, इसी के हवाले से थोड़ा सा बता रही थी आप, प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। जी, तो उसमें 1.9 किलोमीटर स्विमिंग होती है, 90 किलोमीटर साइकिलिंग होती है और 21 किलोमीटर रनिंग होती है। तो ये इसका कट ऑफ टाइम होता है हर एक का, जैसे 1 घंटा 10 मिनट में स्विमिंग खत्म करनी होती है, फिर उसको और साइकिलिंग मिला के 4.5 घंटे में साइकिलिंग खत्म करनी होती है, और फिर जो टाइम रह जाता है वो रनिंग के लिए होता है। तो 8.5 घंटे से पहले पहले इसको खत्म करना होता है। अच्छा, मतलब इट्स वेरी इनक्रेडिबल कि आप 8 घंटे लगातार और कोई रेस्ट भी नहीं होता? रेस्ट बिल्कुल नहीं होता, जितना रेस्ट करेंगे उतना आपका टाइम वेस्ट होता है, तो जितना कम रेस्ट करें उतना अच्छा है। अच्छा, और स्विमिंग करना आसान था आपके लिए? स्विमिंग जो था सबसे स्केरी, जो सबसे जिसमें डर लग रहा था वो स्विमिंग ही था, क्योंकि ओपन वाटर स्विम होती है, ओशन में होती है। वो गजल बेहतर बता सकती है ना, खवातीन थोड़ा सा डरती है, इसी वजह से उन्होंने आपसे भी पूछ लिया। नहीं मतलब जिस तरह वो बता रही हैं 8 घंटे और फिर 1 घंटा 10 मिनट स्विमिंग करना, वो मुश्किल मुझे लग रहा है बहुत। जी, तो डर लग रहा होता था, मगर मुझे स्विमिंग इज माय फेवरेट, मुझे सबसे ज्यादा पसंद स्विमिंग है इन तीनों में। अच्छा सही। अच्छा सना, मुझे ये बताइएगा कि आप पाकिस्तान में भी आती रहती हैं, पाकिस्तान का भी चक्कर लगता है, डेफिनेटली आपका लाहौर से ताल्लुक है। पाकिस्तान की फैसिलिटीज़ को देखिए, फिर कुवैत की फैसिलिटीज़ को देखिए, फिर इंटरनेशनल फैसिलिटीज़ को देखिए, तो आज जिस गेम के हवाले से हम बात करें, मेरे ख्याल है पाकिस्तान में तो इस गेम के हवाले से बहुत कम लोग जानते होंगे, इवन उनको इतना नॉलेज भी नहीं होगा। सो यहाँ पे फैसिलिटीज़ किस तरह की लगती हैं आपको? अगर आप यहाँ पे आके अपनी ट्रेनिंग कर सकें या फिर इसको इस्टेब्लिश कर सकें तो कर सकती हैं? आई वुड लव टू डू दैट। मेरा प्लान भी है कि पाकिस्तान में आई वांट टू हैव माय ट्रायथलॉन एकेडमी, जो कि मैं काम भी कर रही हूँ उसके ऊपर। लेकिन ऑफ कोर्स ये इजी काम नहीं होगा, बहुत मुश्किल होगा, इसके लिए बहुत स्पॉन्सर चाहिए होंगे, बहुत, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो काफ़ी बड़ी होती है। लेकिन उसके अलावा जो मैंने फैसिलिटीज़ देखी हैं पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं है। ना यहाँ पे ना स्विमिंग की प्रॉपर, मतलब इजीली अवेलेबल नहीं है हर जगह पे। इसके लिए या तो बहुत दूर जाना पड़ता है लोगों को, या स्पेशली लड़कियों के लिए प्रॉपर स्विमिंग पूल अवेलेबल नहीं है, बड़े पूल अवेलेबल नहीं है, बहुत छोटे पूल्स हैं। और साइकिलिंग के लिए भी कोई ट्रैक नहीं है, जितना कि मुझे पता है कि जो ट्रैक हो वो ऐसा कोई ट्रैक नहीं है। रनिंग के लिए तो आप कहीं पे भी जा सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप कहें कि कोई फैसिलिटी प्रॉपर है, वैसे यहाँ पे कोई नहीं लगी मुझे, इसलिए आई वांट टू हैव सम। अच्छा सना, अभी आपने एक बात की स्पॉन्सर्स के हवाले से, तो अभी तो आपके ज़ाहिर है एक्सपेंसेस भी होते होंगे, आपके इक्विपमेंट्स भी होते होंगे, उन पर भी पैसा खर्च होता होगा, कि तो आपसे किसी फेडरेशन ने कोई राबता वगैरह किया हो या कोई स्पॉन्सर हो, या फिर सिर्फ आप अपना खर्च खुद ही उठा रही हैं? किसी भी स्पॉन्सर ने कोई राब्ता नहीं किया। कुवैत में एक ब्रांड है प्रो स्पोर्ट्स, जो कि मेरी रेस रजिस्ट्रेशन स्पॉन्सर करता है। अच्छा। लेकिन उसके अलावा पाकिस्तान में से कभी ऐसा कोई स्पॉन्सर नहीं है जिन्होंने किया, क्योंकि रेस की, जैसे आपने कहा कि इसके इक्विपमेंट बहुत महंगे होते हैं, इसकी रजिस्ट्रेशन बहुत महंगी होती है, रेस के लिए जाना बहुत महंगा होता है, क्योंकि ये जिन जगहों पे होती है वहाँ पे उनकी प्राइसेस, होटल्स, एवरीथिंग काफ़ी महंगी ये रेस होती है। तो पाकिस्तान से तो भी कोई स्पॉन्सर नहीं है, बट मे बी इंशाल्लाह समवन विल वॉच फ्रॉम दिस न्यूज़ एंड दे विल कम। इंशाल्लाह क्योंकि जाहिर है आप पाकिस्तान का नाम भी तो रोशन कर रही बिल्कुल हैं। ऐसी, और आज इसी वजह से तो हमने इनको बुलाया भी है। सना, ये बताइएगा कि आप अगर इसी गेम के हवाले से बात करें तो अपने आप को इस गेम में कहाँ तक लेके जाना चाहती हैं, कहाँ पे देख रही हैं कि मैं यहाँ पे, ये मेरी फिनिशिंग लाइन है और यहाँ तक मैं अचीव करना चाहती हूँ? तो अभी तो मैं इस गेम को काफी इंजॉय कर रही हूँ। मेरा प्लान है फुल आयरनमैन करने का, जो कि जो अभी मैं कर रही हूँ 70.3, इसका डबल डिस्टेंस होता है। तो अभी तक तो मेरा वो प्लान है करने का।
तो एक बार मैंने वो किया, फिर मैं आगे सोचूंगी और मुझे क्या करना है, क्योंकि अपने जो फ्यूचर प्लान जब अक्सर मैं जब तक बताती नहीं जब तक मैं अचीव ना कर लूं, क्योंकि सिर्फ बोल बड़ा नहीं होना चाहिए, करना भी चाहिए। अपने मूव्स को नहीं बताना चाहिए जब तक आप का जो है इरादा नहीं बन जाए। सना ये बताएं कि अब आपके जो है वो अब कहाँ पे दोबारा से इवेंट्स होने वाले हैं, अब आपको नेक्स्ट कहाँ देख सकते हैं आगे फ्यूचर में, कहाँ पर कोई इवेंट है? मेरे भी 2 इवेंट्स हैं इंशाल्लाह इस साल में। एक है एस्टोनिया में, तो भी RMN 70.3 है, वो भी इंशाल्लाह, अगर क्योंकि एज अ पाकिस्तानी वीजे में प्रॉब्लम्स होती हैं, तो अगर वो में उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं तो इंशाल्लाह मैं वो करूंगी। और उसके अलावा बहरीन में होगी 1 नवंबर में। ठीक हो गया। और इसके अलावा पाकिस्तानी खवातीन बहुत सारी आपको देखती भी होंगी, इस खेल में आना चाहती होंगी, उनके हवाले से क्या कहेंगी आप? तो पाकिस्तानी खवातीन अब जितनी अवेयरनेस हो रही है, आई एम श्योर काफ़ी होंगी जो आना चाहती होंगी। कुछ ऐसी पाकिस्तानी खवातीन हैं भी जो ये कर रही हैं, और इफ़ आई एम एबल टू इंस्पायर अदर पाकिस्तानी वुमेन, आई विल बी सो हैप्पी टू डू दिस। बस इसके लिए एक तो ये है कि आपको यू नीड टू बी डिसिप्लिन। ये खेल आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी होती है, क्योंकि इसमें एक के बाद एक रेस एक बाद एक स्पोर्ट में जाना काफ़ी मुश्किल होता है उसमें। तो अगर इफ़ यू आर डिसिप्लिन एंड यू आर डिटरमिन्ड कि आपको ये करना है, यू विल डू इट। लेकिन हार्ड वर्क इज देयर, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। दिस इज नॉट एन इजी स्पोर्ट। डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, अपने दिल पे नहीं चलना कि मेरा दिल किया तो मैंने ट्रेन कर लिया, मेरा दिल किया तो मैंने नहीं किया। दिल को मारना पड़ता है, और बेशक आप रोएं या जो मर्जी करें, यू हैव टू ट्रेन इफ यू वांट टू डू दिस। बिल्कुल ऐसा ही है। और आपकी जो स्ट्रगल है उसको देख के हमें ऐसे लगता है कि मेहनत की कोई हद नहीं होती, बल्कि और ना ही आपने बीच में कोई, हालांकि जैसे आपने कहा कि आपके पास कोई स्पॉन्सर भी नहीं है, आप खुद अपने खर्च उठाती हैं, तो किसी चीज़ को उन्होंने आड़े नहीं लाया, रुकावट नहीं बनाया, बल्कि करके दिखाया। थैंक यू सो मच सना फॉर ज्वाइनिंग अस, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट इवेंट्स के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर आपसे पूछेंगे कि क्या कुछ आप करके अचीव आई हैं। यहाँ पर लेंगे ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक खवातीन व हज़रात। इससे पहले सना आरिफ हमारे साथ मौजूद थी। आज हम एक और ज़बरदस्त नौजवान से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। इससे पहले थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड भी देते चलूँ। जब आप 9th में होते हैं, 10th में होते हैं, A लेवल्स के करीब होते हैं, तो आपको ये नहीं पता होता कि आपने अपना कैरियर किस तरह से चूज करना है। और स्पेशली ये प्रॉब्लम हमारे ज़माने में भी होता था, इस ज़माने में भी होता है कि आप बस बचपन ये कह देते हैं कि मैंने जहाज उड़ाना है, या फिर पायलट जिसको कहते हैं, या फिर मैंने डॉक्टर बनना है या वकील बनना है। लेकिन 2-3 शोबे जो हैं जो ज़्यादा माने जाते हैं। एक्चुअल में आपको पता नहीं होता कि आपकी जो स्किल्स हैं वो किस शोबे में आप उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। और इस हवाले से एक बहुत ही शानदार ऐप बनाई है हाशिर एहतशाम ने, जो कि आपको कैरियर काउंसलिंग के हवाले से बताएगी और आप किस तरह से अपने कैरियर को डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन ये तो इस तरह की बहुत सारी ऐप्स होंगी गजर, लेकिन एहतशाम को आज हमने इस वजह से बुलाया कि इनकी जो ऐप है वो AI लिंक्ड है, और AI के जरिए आपको रीसेंट अपडेट्स भी देती रहेगी कि क्या कुछ चेंजेस हुई हैं आपकी फील्ड में। बिल्कुल, तो हाशिर से ही पूछते हैं कि वो किस तरह से इनोवेशन लेके आए हैं और क्या इनकलाब बर्पा करने जा रहे हैं मजीद आगे इन फ्यूचर भी। हाशिर वेलकम। सोच मैं आपको हसनैन की तरफ से बोलूँ क्योंकि मेरी ईद तो खत्म हो चुकी है, ईद मुबारक। मुझे ये बताएं कि ये जो आपने ऐप लॉन्च की है, किस तरह से ये ऐप है, कैसे हमें इस तक एक्सेस हमारी हो सकती है हर नौजवान की? तो बेसिकली ये ऐप रिसोर्स हंगरी बिल्कुल नहीं है, यानी ये किसी भी जगह पर सिर्फ इंटरनेट और कोई भी एप्लीकेशन आप इसको चलाने के लिए आपके पास फ़ोन है, टैबलेट है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, सिर्फ एक डिवाइस होनी चाहिए और इंटरनेट होना चाहिए, तो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। हगिंग फेस एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट AI प्लेटफॉर्म है, उस पर सारी ऐप्स पब्लिश होती हैं ये वाली। तो वहाँ पर वेरीफाइड स्टेटस के साथ मेरी ये ऐप पब्लिश्ड है। इसका नाम करियर कंपस है। अब इसके नाम में ही सारा इसका राज छुपा है। जैसे कि आप देखते हैं कि कंपस आपको डायरेक्शन बताता है, नॉर्थ वेस्ट इस तरह सारी डायरेक्शन बताता है आपको, उसी तरह ये करियर की आपको डायरेक्शन बताता है। जिस तरह आपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स देखे होंगे ChatGPT के, वो आप उनसे ह्यूमन लाइक इंटरेक्शन करते हैं, आप उनसे बात करते हैं, वो आपकी बात का जवाब देते हैं। तो मेरी ऐप भी जो है इसी तरह आपको करियर की गाइडेंस देती है। जब आप उसके अंदर एक्सेल फाइल के फॉर्मेट में अपने मार्क्स, ग्रेड्स 6 महीने के या साल के हैं, अपने बोर्ड के मार्क्स हैं, वो अपलोड करते हैं आप, तो फिर वो आपको डिटेल्ड एनालिसिस करके देती है कि आपका प्राइमरी इंटरेस्ट क्या है, कि बच्चा जो
किस फील्ड में उसका साइकोलॉजिकली माइंड उसका किस फील्ड में एक्सेल कर सकता है। फिर वो बताते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं जो पाकिस्तान में वो प्रोग्राम ऑफर करती हैं, और आफ्टर ग्रेजुएशन कंपनीज कौन सी हैं जो पाकिस्तान में मतलब सारी इंफॉर्मेशन उस ऐप में है, सारी इंफॉर्मेशन और डिटेल्ड और रिपोर्ट देता है। इंफॉर्मेशन नहीं भी होगी तो वो एआई से लिंक्ड है तो वो आपको इन डिटेल देता रहेगा। अच्छा खवातीन हज़रात, एक बात मैं आपको बताना भूल गया हाशिर के हवाले से। हाशिर राइट नाउ ईद है और हाशिर ईद पे वायरल बॉय बने हुए हैं। इससे पहले इनकी कुछ स्टोरी कुछ इस तरह की थी कि इनके कुछ 100 के करीब या 1700 के करीब इनके आई थिंक यूजर्स थे, लेकिन एकदम से जब डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हाशिर की पिक्चर्स लगी, हाशिर के प्रोजेक्ट्स की पिक्चर लगी, तो उसके बाद हाँ हाशिर थोड़ा सा शॉक भी हो गए। हाशिर ये बताइएगा ये क्या स्टोरी है? ये स्टोरी इस तरह से है कि डीएचए ने मेरा पोस्ट किया था कि हमारे बच्चे ने ये एप्लीकेशन बनाई है और हमारे बच्चों को ये हेल्प कर रही है जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं। तो वहाँ से फिर बाकी मीडिया के पेजेस जो होते हैं इंस्टाग्राम के, उन्होंने रीच किया और फिर मुझे जो है ना पोस्ट करना शुरू किया। तो बेसिकली स्टार्ट वहाँ से हुई रिकग्निशन। क्या आपने सोचा था कि आप इतने ज़्यादा वायरल हो नहीं, मैंने नहीं सोचा था। मैंने कहा था बस अपने कुछ एरिया में लोगों की हेल्प हो जाए, कुछ मेरे दोस्त हैं वो भी करियर सही से गाइडेंस ले सकें। तो मुझे नहीं पता था कि इतना फिनोमिनल ये सब कुछ हो जाएगा। तो क्या आपके रिमार्क्स थे आपकी फैमिली के जब आप वायरल होने के बाद, जब आपने बताया अपने पेरेंट्स को? इतनी अच्छी ईद गुजरी है इनकी। वो सारे कह रहे थे कि योर ईद इज ईदिंग नाउ। बिल्कुल एग्जैक्टली। किसी ने ईदी तो नहीं मांगी कि यार वायरल हो गया, ईदी दे दो? नहीं, बहुत सारे दोस्तों ने कहा है कि अब तो सेलिब्रिटी बन गए, अब तो ईदी बनती है, अब तो तुम हमें ईदी दो। हम लोग तो कोई 2 दिन भी छोटा है तो वो भी कह रहा है अब तो मैं तुमसे छोटा हूँ, ईदी दो मुझे। अच्छा ये अक्सर होता भी है। एक दिन मैं देख रहा था पाकिस्तान का कोई क्रिकेटर था तो उसने हसन नवाज जिन्होंने एक सेंचुरी लगाई, तो हसन नवाज के 1400 से 1500 फॉलोअर थे इंस्टाग्राम पे। तो मैंने बेगम को बताया, मैंने कहा देख लो 1400 फॉलोअर्स हैं, अभी थोड़ी देर बाद देखना। जब उन्होंने सेंचुरी लगाई तो थोड़ी देर बाद मैं उसको बताया, मैंने कहा यार ये 30 के क्रॉस कर रहा है, 40 के क्रॉस कर रहा है। और ये वाली फीलिंग्स मेरा ख्याल है कि जिस बंदे के ऊपर गुजरी होती है उसको ज्यादा होती है ना। तो कैसी फीलिंग्स थी? मतलब मुझे पहले तो यकीन ही नहीं आया। मुझे एक दिन तक तो लग रहा था पता नहीं मैं ख्वाब ही देख रहा हूँ, अभी मैं उठ जाऊंगा ना। मतलब कि लोग मुझे पोस्ट कर रहे हैं, नीचे कमेंट्स में भी अप्रिशिएट कर रहे थे कि ही इज़ द फ्यूचर अरफा करीम, इस तरह के काफ़ी सारे कमेंट्स भी आ रहे थे कि पाकिस्तान में इंटेलिजेंट लोग भी हैं। तो मुझे तो मतलब ना वो इतनी खुशी हो रही थी कि मुझे लग रहा था कि ये सर रियल है, ये रियल है ही नहीं। तो फिर लेकिन ये रियल ही था। आखिर में ये बताएं मुझे हाशिर कि आप इस प्रोजेक्ट को लेकर आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? मेरे फ्यूचर प्लान्स ये हैं, मेरा एक्चुअली ड्रीम ये है कि जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं पाकिस्तान की, फेडरल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, प्राइम मिनिस्टर, अगर वो इसको सपोर्ट करते हैं कि सिर्फ ये ऐप पूरी डिप्लॉयड है और इसका सारा कुछ सेट है और स्केलेबल भी है कि लार्ज स्केल पे पाकिस्तान के सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में चल सकती है विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो अगर वो इसको फंड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, फंड तो नहीं इसी तरह से भी ये चल सकती है, बस सपोर्ट करते हैं और इसके बारे में लोगों को बताते हैं, तो ये सारे पाकिस्तान के गवर्नमेंट स्कूल्स में इससे पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। हम उम्मीद करते हैं कि हाशिर आप इस तरह के काम करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस हाशिर, क्योंकि 2-3 दिन पहले वायरल हुए तो पहली दफा आपको किसी मॉर्निंग शो में नजर आ रहे हैं, इसके बाद आपको नजर भी आते रहेंगे और इसी तरह से अपनी आपकी जो कामयाबी है आप इनको समेटते रहें। खवातीन व हज़रात, मुझे और गजल को इजाजत दीजिए। आज के सुबह की सोच से इतना ही। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी कुछ नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।